किसके बारे में? जरा क्लास ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर। अगर हम बात करते हैं हर्डमानिया के स्पर्म्स की एंड उसके ओवा की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये हर्डमानिया जो है वो कैसे होते हैं, वो आपके उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही में आपको फीमेल और मेल दोनों के ही आपको देखने को मिलेंगे एक ही गोनिड में। तो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसके स्पर्म्स की, मतलब स्पर्मेटोजोआ की अगर हम बात करते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। उसका पूरा स्पर्म जो है वो बहुत छोटा होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज हेड, नेक एंड टेल। इसके हेड और नेक के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। और हेड के आगे का जो एंटीरियर पार्ट होता है उस पर एक कैप नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। भाई फाइनल ईयर इस चीज के बारे में तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, है ना। फर्स्ट ईयर का जो पेपर 3rd होता है उसमें आपको बहुत अच्छे से यही सब चीज बताया जाता है ना, कि उसमें एक्रोसोम का निर्माण कैसे होगा, लाइसोसोम किस तरह से टूट टूट कर यहाँ पर एक्रोसोम का निर्माण करती है, फिर इस एक्रोसोम का काम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में तो आपने फर्स्ट ईयर में वैसे भी पढ़ा होगा पेपर 3rd में, ठीक है। तो उन सब चीजों को फोकस ना करते हुए हम डायरेक्ट हर्डमानिया के स्पर्म एंड ओवा की बात करते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, हेड, नेक एंड टेल।
हेड और नेक के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और जो हेड होता है उसका एंटीरियर वाले पार्ट पर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है, जिसमें लाइलोस्टिक एंजाइम्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्डमानिया का जो इम्पोर्टेंट वो है पार्ट, इसके ओवा के बारे में, ठीक है। हर्डमानिया का ओवा जो है, मतलब ओवम जो है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस माने क्या होता है, केंद्रक, एंड योक, योक समझते हैं ना, वो पीला भाग, ठीक है ना। योक और न्यूक्लियस उससे मिलकर क्या बनता है, हर्डमानिया का ये ओवा का निर्माण होगा। लेकिन इसका ये जो न्यूक्लियस होता है, मतलब केंद्रक जो है इसका, वो कैसा होता है, सेंटर में ना होकर सेंटर से थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एसेंट्रिक टाइप का होगा, ठीक है। और इसके योग की अगर हम बात करें क्लास, तो इसके योग पर एक झिल्ली उपस्थित होगी, जिसे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये देखें, ये है ना योग, ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर योग, योग के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो कहाँ उपस्थित होगी, योग को घेरे हुए रहती है, ठीक है। क्या रहती है, ये योग को घेरे हुए रहती है। इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स उपस्थित होती है, जिन्हें हम बोलते हैं फॉलिकल सेल। अब ये फॉलिकल सेल्स जो है क्लास, चूंकि अंदर की तरफ होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर फॉलिकल सेल्स। देखिए ये रहा इनर फॉलिकल सेल्स, ठीक है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फॉलिकल सेल्स उपस्थित होती हैं। अब चूंकि वो अंदर की तरफ होती हैं, तो इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं इनर फॉलिकल सेल्स। कुछ सेल्स जो इसके आउटर में, ये जो आउटर कोरिनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पर भी कुछ फॉलिकल सेल्स उपस्थित होती हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटर फॉलिकल सेल्स, ठीक है। दो प्रकार की आपको फॉलिकल सेल्स देखने को मिल गई, आउटर एंड इनर फॉलिकल सेल्स, ठीक है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फाइनल ईयर, कोई परेशानी है इसमें, वैसे समझ में आ रहा है, बताएं जरा, समझ में आ रहा है या नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताने, हाँ भाई समझ में आ रहा है, फाइनल। चलिए फिर अगर हम बात करें इसके विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, क्या पाया जाता है, एक झिल्ली और पाई जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इनर कोरियन। क्या बोलते हैं, ये इनर कोरियन पाई जाती है, ठीक है। यानी झिल्ली दिख रही है ना, एक बाहर की तरफ झिल्ली और उपस्थित होती है, एक बाहर की तरफ झिल्ली और उपस्थित होती है, या मैं ये कहूँ इनर कोरियन के ऊपर एक झिल्ली और पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं आउटर कोरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आउटर कोरियन मेम्ब्रेन, देखिए, ठीक है। अब न्यूक्लियस बता दिया आप लोगों को, न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, एसेंट्रिक टाइप का होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी किसकी, विटेलाइन मेम्ब्रेन की और इनर कोरियन सेल्स के बीच में कुछ एक फ्लड भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल फ्लड। कौन सा, पेरीविटेलाइन फ्लड, ठीक है। क्या बोला जाता है उसे, पेरीविटेलाइन फ्लड, ठीक है। क्लियर, इसका डायग्राम समझ में आ रहा है क्लास। एक बार फिर अपनी बात को यहाँ दोहरा देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हर्डमानिया के स्पर्म्स एंड ओवा के बारे में। तो जब हर्डमानिया का जो स्पर्म है उसमें 3 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, टेल। इसमें हेड और नेक के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, हेड के आगे वाले पोर्शन पर एक्रोसोम पाया जाता है, जिसका निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके हर्डमानिया के ओवा के बारे में। तो हर्डमानिया का जो ओवा है, मतलब ओवम, अंड कोशिका जो है इसकी, उसका निर्माण 2 चीजों से होता है, न्यूक्लियस एंड योक से, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, न्यूक्लियस एंड योक।
अब न्यूक्लियस जो है वो केंद्रक में ना होकर थोड़ा सा साइड से होता है, इसीलिए मैंने कहा इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कैसा होता है आपका एसेंट्रिक टाइप का होगा, ठीक है। और जिसके बाहर क्या उपस्थित होता है, योग उपस्थित रहेगा, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने इस डायग्राम की। तो न्यूक्लियस के बाहर योग उपस्थित होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या उपस्थित होता है, ये योग उपस्थित होगा, ठीक है। इस योग को घेरे हुए इस जो पीतक बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में योग को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतक, ठीक है। इस पीतक को घेरे हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। इस वेटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फॉलिकल सेल्स उपस्थित रहती हैं। क्या चीज उपस्थित रहती है, फॉलिकल सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं इनर फॉलिकल सेल्स, ठीक। सबसे बाहर की तरफ आउटर कोरियन मेम्ब्रेन पर कुछ फॉलिकल सेल्स और पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आउटर फॉलिकल सेल्स, ठीक है। अब आउटर फॉलिकल सेल्स किस पर पाई जाती हैं, आउटर कोरियन पर। आउटर कोरियन के नीचे एक और आपको झिल्ली देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं इनर कोरियन, ठीक है। अब वेटेलाइन मेम्ब्रेन और इनर कोरियन के बीच में एक फ्लड पाया जाता है जिसे बोला जाता है पेरीवेटेलाइन फ्लड। क्या बोला जाता है, पेरीवेटेलाइन फ्लड बोला जाता है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, हाँ, डायग्राम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछें आप, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। देखें, अगर हम बात करें इसके वृषण भाग की, हर्डमानिया के अगर हम वृषण भाग की बात करें क्लास, ठीक है, तो इसका ये जो वृषण भाग है, टेस्टिकुलर जोन बताया था थोड़ी देर पहले, वृषण भाग, ठीक है, वो मिलकर बना होता है सीकम से। सीकम बोलते हैं, सीकम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, जब हम एक सीका की बात करें तब। जब बहुत ज्यादा सीकम मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीका। क्या बोलते हैं, सीका, ठीक है। तो वृषण भाग का निर्माण किससे होता है, सीका से होता है। अब इस सीका में, ठीक है, हमने बताया सीका, इस सीका में अब इसकी जो भित्ति होती है क्लास सीका की, ठीक है, इसकी भित्ति में स्पर्मेटोसाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पर्मेटोसाइट। और इस स्पर्मेटोसाइट से किसका निर्माण होता है, आपके स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा। स्पर्मेटोजोआ मतलब इसका स्पर्म का निर्माण होगा, ठीक है। एक बार फिर बात को दोहरा देते हैं, इसका जो वृषण भाग है वो किससे बनता है, सीका से, सीका से बनता है। अब इस सीका कहूं चाहे सिंगुलर फॉर्म में सीकम, बात तो एक ही होगी। इसकी भित्ति में क्या पाए जाते हैं, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। हर एक स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब बताती हूँ, एक स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बोलते हैं उसे हम, शुक्राणु, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ का। तो इसीलिए शुक्राणु का निर्माण वो सीका से होगा, ठीक है, जिसका इस तरीके से संरचना के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। आप लोगों को शायद परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलें फिर आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ तक तो बात रही इसके गोनेट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके निषेचन।
अगर हम हर्डमानिया में किसकी बात करें, निषेचन की बात करते हैं क्लास, तो इनमें निषेचन होता है बाह्य प्रकार का। कैसा होता है इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। एक ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर हो, जब स्पर्म और ओवा, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, अगर वो निषेचन की प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर होती है, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहलाया जाता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पर थोड़ा संशोधित कर देती हूँ, लेकिन जब कभी स्पर्म और ओवा, ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज होकर, ठीक है, क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो अगर ये निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर हो, बाहर किसी भी माध्यम में हो, जनरली माध्यम जल होता है, पानी में होती है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में जनरली देखने को मिलती है, सिर्फ अभी हम हर्डमानिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये सी, उसमें तो रहने वाला समुद्री जंतु तो है ये, तो उसमें पानी में जो माध्यम है इसका, उसमें क्या कर दिए जाते हैं, एग और आपका स्पर्म दोनों रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, और बाहर अगर उनके शरीर के बाहर होता है निषेचन की प्रक्रिया, तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाह्य निषेचन, ठीक है। अब बात आ जाते हैं अपने उसमें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब गोनेड का डायग्राम बनाया था, वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर जोन, ओवेरियन जोन, याद है, तो उसकी जो वो था ओवेरिकल ओपनिंग वगैरह, वो कहाँ जाकर खुलती थी, ठीक है, इस प्रकार से खुलेगी, एट्रियल साइफन का जो बेस होता है, जिसे हम बोलते हैं एट्रियल कैविटी या एट्रियम, ठीक है, वहां पर जाकर ये खुलेगी, जिसमें जल, क्या कहते हैं, वाटर करेंट के द्वारा जब जब भी पानी जाएगा तो ये उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था कि हर्डमानिया जो है वो कैसा जंतु होता है, इसमें पाया जाता है जायांगपूर्णता। जायांगपूर्णता मतलब इसमें कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जो ओवेरियन जोन है वो जल्दी परिपक्व होता है, मेच्योरिटी होगी उसमें, ठीक है, तो मतलब जब ये थोड़ा यंग स्टेज में होगा, तो उस दौरान इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज रिलीज होंगे, पानी के साथ सिर्फ और सिर्फ ओवा रिलीज होंगे, ठीक है, इसमें स्पर्म्स का रिलीजन नहीं होगा, सीक्रेशन कभी भी उसका स्पर्म का नहीं होगा। कब, जब ये थोड़ा तरुण अवस्था में है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से, इस जायांग पूर्णता की वजह से ही इसमें क्या चीज पाया जाएगा, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। वरना एक बात बताओ, एक ही शरीर में उपस्थित है जब मेल और फीमेल, ठीक है, तो आपका निषेचन यही हो जाना चाहिए, लेकिन निषेचन यहाँ पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जायांग पूर्णता पाई जाएगी, मतलब इसमें एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गन काम करेगा, चाहे तो ये मेल की तरह काम कर ले चाहे फीमेल की तरह, ठीक है। फिर जब जैसे ही एडल्ट अवस्था में पहुंचता है, तो वहां पर उसका टेस्टिकुलर जोन जो है वो ज्यादा परिपक्व हो जाएगा, तब इसमें से ओवा की जगह क्या निकलते हैं, स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ जो है, ठीक है, उनका सीक्रेशन होगा पानी के साथ में। तो अब जरा समझिएगा, निषेचन जो है इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल प्रकार का होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पानी में बाहर छोड़े जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे स्पर्म एंड ओवा, तो होता क्या है, मैं एक साथ इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे दो हर्डमानिया भी आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, तो फर्टिलाइज करने के साथ साथ ही इसमें जो जीव द्रव्य होता है ओवा में, ठीक है, जो जीव द्रव्य होगा, ठीक है, वो फटाफट से 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही ये फर्टिलाइज हुए, तो वैसे ही क्या होगा,
जो ओवा का जीव द्रव्य जो है वो फटाफट से 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? जो फर्स्ट है आपका पार्ट, वो भ्रूण जो है एम्ब्रियो की पहला पार्ट जो है वो क्या बनाएगा? एक्टोडर्मल लेयर। ठीक है, भ्रूण का एक्टोडर्मल लेयर बनाएगा एक पार्ट। दूसरा जो अंदर की तरफ उपस्थित होगा वो भ्रूण का एंडोडर्मल भाग बनाएगा। कौन सा? एंडोडर्मल भाग। ठीक है, साथ में इसका एक पार्ट जो है वो योक का बना होता है, वो होता है येलो क्रिसेंट पार्ट। ठीक है, येलो क्रिसेंट पार्ट बोले चाहे येलो ग्रेन्युलर क्रिसेंट बोले, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, येलो क्रिसेंट पार्ट बोले चाहे येलो ग्रेन्युलर क्रिसेंट पार्ट। ठीक है, तो मतलब ये है कि उससे जो है वो बनता है हर्टमानिया का जो लार्वा है, ठीक है, एसिडियन लार्वा जो है, ठीक है, उसमें उसके टेल का निर्माण होता है इस क्रिसेंट पार्ट से। ठीक है, इस क्रिसेंट पार्ट से किसका निर्माण होगा? टैडपोल लार्वा की पूंछ का निर्माण होगा। ठीक है, क्लियर? एक बार अपनी बात को फिर से दोहरा देते हैं। यहाँ पर इसमें क्या था कि जैसे ही फर्टिलाइज करेंगे स्पर्म एंड ओवा, तो फर्टिलाइज करते ही क्या चीज देखने को मिलेगी? उसका जो जीव द्रव्य है ओवा का फटाफट से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला जो ऊपरी भाग होगा वो भ्रूण का क्या बनाएगा? एक्टोडर्मल भाग बनाएगा। अंदरूनी भाग जो होगा वो भ्रूण का क्या बनाएगा? एंडोडर्मल पार्ट बनाएगा। साथ में इसमें कुछ पीले कलर का क्रीसेंट ग्रेनुअल पार्ट पाया जाएगा। कौन? समझा रही हूँ मैं। हाँ मैं कर दूंगी जाओ, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करना, प्लीज मत करना। मैं सीरियस तो डर गई थी। हाँ सीरियस नहीं बन गई थी यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे इसके पीले कलर के भाग में। तो इसका ये जो पीले कलर का क्रीसेंट माने होता है, अगर आपने देखा हो वो चांद वाला जो दिखता है आपको क्रीसेंट पार्ट, जो चांद की उसमें होता है, ईद वाला चांद जिसको हम बोलते हैं जनरली, वो कौन सा अवस्था होती है उसकी? क्रीसेंट पार्ट ही तो होता है, वो क्रीसेंट अवस्था तो दिखती है स्टेज। ठीक है, तो इस टाइप का जो पार्ट है वो क्या बनाता है? वो एसिडियन लार्वा की पूंछ का निर्माण करेगा। ठीक है क्लास, तो आई थिंक आप लोगों को फर्टिलाइजेशन का ये थोड़ा सा पार्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, इसके आगे की बात फिर हम कल करते हैं।